हेलो एवरीवन, मैं कुंदन सिंह टीवीएल कोचिंग के मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी आपने क्या देखा, इसी के अनुसार हम क्लास टेंथ हिंदी पाठ का नाम है नागरी लिपि। क्या नाम है? नागरी लिपि। इस पाठ के लेखक है गुणाकर मूले जी। इस पाठ का हम टॉपिक बाय टॉपिक पूरा डिटेल से जो बुक में लिखा हुआ है उसी को पढ़ेंगे। यदि आप इसको ध्यान से सुनिएगा तो आप यदि 1 मार्क्स और 2 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन आता है उसको बना पाइएगा। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। नागरी लिपि पाठ के लेखक जी थे गुणाकर मूले। ठीक है, तो देखिए नागरी लिपि में क्या लिखा हुआ है। नागरी लिपि क्या है? जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। और लिपि जो होता है ना, जो लिपि होता है वो कई अलग अलग भाषाओं का लिपि अलग अलग होता है। जैसे अंग्रेजी को हम रोमन लिपि में लिखते हैं, हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं और देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है। उसी तरह हम संस्कृत को भी देवनागरी लिपि में लिखते हैं, उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है। तो इसी प्रकार हम को पढ़ेंगे। जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, इसलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई है। मतलब प्राचीन काल में देवनागरी लिपि का बहुत ही शोर था, लेकिन आज कुछ विदेशी भाषाओं ने इसको दबा रखा है। जैसे अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, अंग्रेजी इसको दबा रही है। लेकिन प्राचीन काल में हिंदी और संस्कृत का बहुत ही जज्बा था और दोनों अक्षरों को हम, हिंदी को भी और संस्कृत को भी, हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहा जाता है। हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली, खसकुरा और नेवारी भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती है। जो नेपाल में नेपाली भाषा का अध्ययन किया जाता है या बोला जाता है, उस लिपि को भी हम देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। नेपाली भाषा को भी हम देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। हिंदी को भी देवनागरी लिपि में लिखते हैं, संस्कृत को भी देवनागरी में लिखते हैं और नेपाली भाषा को भी देवनागरी में ही लिखते हैं। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त ठ अक्षर है। हमने देखा है कि प्राचीन काल में संस्कृत व प्राकृत भाषाओं में यह ध्वनि थी और इसके लिए अनेक अभिलेखों में अक्षर भी मिलता है। यानी अधिकांश जो भाषाएं हैं वे देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखा जाता है और उर्दू को फारसी लिपि में लिखा जाता है। लेकिन अधिकांश जो भाषाएं हैं उसको हम देवनागरी लिपि में ही लिखते और समझते हैं और देवनागरी लिपि को नागरी लिपि भी कहते हैं। और लेखक गुणाकर मूले जी इस पाठ में नागरी लिपि यानी देवनागरी लिपि का ही बखान करने वाले हैं। देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहाँ भी संस्कृत प्राकृत की पुस्तकें प्रकाशित होती है वे प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती है। इस तरह साबित होता है कि संस्कृत भाषा को भी हम देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। यदि कहा जाए कि लिपियों की जननी कौन है तो देवनागरी लिपि है। ठीक है, जिस तरह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, ठीक उसी प्रकार देवनागरी लिपि सभी लिपियों की जननी है। वैसे विदेशों के कुछ पंडित और उनका अनुकरण करते हुए कुछ भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृत के उदाहरण एवं ग्रंथ छपवाते हैं। बहुत सारे अंग्रेजों को भी देखा गया है, बहुत सारे विदेशी लोगों को भी देखा गया है, वे सभी संस्कृत भाषा का कहीं ना कहीं उच्चारण कर ही देते हैं। जैसे ज्योमेट्री का जो विकास हुआ है वह संस्कृत भाषा से ही हुआ है। गुजराती लिपि देवनागरी से अधिक भिन्न नहीं है। जो गुजराती भाषा है उस भाषा का अत्यधिक अध्ययन भी देवनागरी लिपि में ही कहा जाता है और किया जाता है। बांग्ला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। यानी बंगाला में जो
लिखा जाता है अक्षर, उसका भी लिपि ना देवनागरी लिपि ही है। मतलब हाल अधिकांश है, कुछ थोड़ा बहुत अलग है। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियाँ वर्तमान नागरी से काफ़ी भिन्न दिखाई देती है। साउथ की तरफ जो लिखावट है, जो वहाँ की जो भाषा है तमिल है, उसकी जो लिपियाँ है थोड़ी देवनागरी लिपि से अलग है। लेकिन अधिकांश जो भाषाएं हैं उनकी जो लिपियाँ है वे क्या है, देवनागरी लिपि से ताल्लुकात रखती है। लेकिन यह तथ्य हमें सदैव याद रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न सी दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियाँ तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मी से ही विकसित हुई है। मतलब आज जो नई लिपि बनी हुई है, इन सभी लिपियों का निर्माण भी, उद्भव भी, विकास भी देवनागरी लिपि से ही हुआ है। अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियों लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था। दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती है। यानी दक्षिण भारत में साउथ की तरफ, जिधर से साउथ की मूवी बन के आती है, साउथ की तरफ देवनागरी लिपि को हम क्या कहते हैं, नंदी नागरी लिपि भी कहते हैं। इस तरह देवनागरी लिपि का 3 गो नाम हो गया, नागरी लिपि, देवनागरी लिपि और नंदी नागरी लिपि। आप ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को देखिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूमंतर हो जाएगा। 2 नंबर वाला भी सवाल छूमंतर भी हो जाएगा और 5 नंबर वाला सवाल समरी एगो आता है। तो कहानी थोड़ी ना है कि इसका समरी आएगा। यदि मान लीजिए समरी भी आता है तो आप लिख दीजिएगा, इस वीडियो को सुनिएगा ध्यान से। तो कोंकण के शिलाहार मानेकशॉट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख भी नंदी नागरी लिपि में ही छपे हुए दिखाई देते हैं। पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों की लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था। फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया। ठीक है, राज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोर राजाओं 11वीं शताब्दी के सिक्कों पर नागरी अक्षर में देखने को मिलते हैं। यानी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, प्रूफ मिलते हैं, उदाहरण मिलते हैं, जिससे साबित होता है कि देवनागरी लिपि सभी लिपियों की जननी है। सबसे पहले देवनागरी लिपि का ही विकास हुआ था, उद्भव हुआ था। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में ही लिखे हुए दिखाई देते हैं। यदि हिंदी में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है, गुजराती में लिखा हुआ है, बांग्ला में लिखा हुआ है, तो समझ लीजिए उसका लिपि देवनागरी ही है। सुदूर दक्षिण से प्राप्त वरगुण का पलियाम ताम्रपत्र 9वीं सदी नागरी लिपि में ही है। देखिए, आज से 5-6 साल जो पहले मैट्रिक की परीक्षा होती थी, इंटर की परीक्षा होती थी, तो उसमें लिपि भरने के लिए भी एक डब्बा रहता था। तो हम हिंदी के पेपर के दिन देवनागरी लिपि लिखते थे, क्योंकि हम सभी तो हिंदी मीडियम से पढ़े थे। हिंदी का जो पेपर था, हिंदी का, गणित का, सामाजिक विज्ञान का, संस्कृत का, इन सभी पेपर के खाली डब्बा में लिपि जो लिखने के लिए आता था उसमें हम लोग देवनागरी लिपि भरते थे। लेकिन जिस दिन अंग्रेजी का पेपर होता था उस दिन हम लोग क्या उसमें भरते थे, रोमन भरते थे। और मुस्लिम लोग जो उर्दू से लेते हैं और जो वे लोग उर्दू का जो पेपर देते थे, तो उर्दू में जब लिपि भरने के लिए आता था तो वहाँ पे वे लोग फारसी लिखते थे। ठीक है, इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु, विजय बाहु, 12वीं सदी आदि शासकों के सिक्कों पर भी नागरी अक्षर देखने को मिलते हैं। आज से 800-900 साल पहले की बात है। उन सभी सिक्कों पर नागरी लिपि का ही उल्लेख दिखाई देता है। दूसरी ओर उत्तर भारत में अल्पकाल यानी थोड़े समय के लिए इस्लामी शासन की नींव डालने वाले मोहम्मद गजनवी 11वीं सदी के लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी हम नागरी लिपि के शब्द देखते हैं। मतलब 11वीं सदी में जो राजा महाराजा सिक्का बनाए थे चांदी का, उस चांदी पर भी हम हिंदी का अक्षर देखते हैं, यानी वो नागरी लिपि में छपी हुई है। इन सिक्कों पर एक तरफ
कूफी लिपि में कलमा अंकित है तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है। ये सिक्के 1028 ईस्वी में शुरू किए गए थे। याद रहे कि लगभग इसी समय के दक्षिण के चोर राजाओं के सिक्कों पर भी नागरी लिपि में लिखे गए शब्द देखने को मिलते हैं। महमूद गजनवी के बाद के महमूद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह आदि शासकों भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं। मतलब जो जितने भी महान हम अभी शासक का नाम बताएं जी, जैसे में महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी, शेर शाह सूरी, इन सभी शासकों ने भी सिक्कों पर नागरी लिपि में ही शब्द छपवाए थे। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति है और नागरी लिपि में राम सीए शब्द अंकित है। उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, मतलब संपूर्ण रूप से इस पाठ में हमको पढ़ना क्या है, इस पाठ में हमको देवनागरी लिपि का बखान पढ़ना है। देवनागरी लिपि ही सब कुछ है। देवनागरी लिपि लिपियों की जननी है। देवनागरी लिपि सबसे प्राचीनतम लिपि है। इस पाठ में हमको इसी के बारे में पढ़ना है। तो यदि आप इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपके लिए ज़रूर इसका वीडियो लाएंगे। एक बात याद रखना है, इस पाठ में हम नागरी लिपि का बखान पढ़ेंगे, नागरी लिपि का बखान पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।